नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में इस वक्त तेजस्वी यादव की पेशी चल रही है। दोनों पक्ष के वकील की ओर से बहस की जा रही है। तेजस्वी पर धमकाने का आरोप लगाया गया है सीबीआई के अधिकारियों की ओर से। सीबीआई ने तेजस्वी का वो बयान भी पढ़ा है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, जिसमें उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया था। ये सीबीआई के अधिकारियों की ओर से कहना है। कोर्ट में सीबीआई की दलील हालांकि पूरी हो गई है। फिलहाल तेजस्वी यादव के वकील इस वक्त बहस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के वकील ने आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी के वकील ने कहा है कि यह धमकी बिल्कुल नहीं है, सीबीआई का आरोप पूरी तरह से गलत है। और आपको एक अपडेट देते चले कि दोनों पक्षों की दलील खत्म हो चुकी है। दोनों पक्षों के वकील बहस कर रहे थे, लेकिन वो बहस अब खत्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव पर सीबीआई के अधिकारियों ने धमकाने का आरोप लगाया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस बयान को भी सीबीआई के अधिकारियों ने पढ़ा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को धमकी दी थी। कोर्ट में सीबीआई और तेजस्वी यादव के वकील की जो दलील है वो पूरी हो गई है और तेजस्वी यादव के वकील ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव के वकील का साफ तौर पर कहना है कि यह कोई धमकी नहीं है, सीबीआई के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अमितेश जुड़ गए। अमितेश, दोनों पक्षों की दलील हालांकि खत्म हो चुकी है। इस वक्त क्या कुछ बहस हुई, क्योंकि आप कोर्ट में मौजूद भी थे, तो क्या कुछ बहस में कहा गया नेता प्रतिपक्ष के वकील की ओर से और सीबीआई के अधिकारियों के वकील की ओर से? देखिए, सबसे पहले सीबीआई की तरफ से बहस की शुरुआत की गई है। उसमें कहा गया, सीबीआई के वकील ने इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उनकी तरफ से सीबीआई के ऊपर दबाव बनाने की तरफ से कोशिश की गई और खासतौर से सीबीआई ने इसमें कहा कि केस से जुड़े जांच अधिकारी हैं उन पर भी हमला हुआ, एक बार नहीं दो बार, लेकिन हमारे पास इसके कोई सबूत नहीं है, नहीं हम इस केस में इसको शामिल कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम इशू को उठाया गया। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था उसको पढ़ा गया और कहा गया कि कहीं ना कहीं सीबीआई को धमकी दी गई है और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो ये जो तमाम दलीलें हैं जो सीबीआई के वकील हैं उनकी तरफ से कही गई और ये कहा गया कि तेजस्वी यादव को जो जमानत मिली है इस मामले में, आईआरसीटीसी मामले में, उस जमानत को रद्द किया जाए। लेकिन बाद में तेजस्वी यादव के वकील जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके वकील ने जो तमाम दलीलें दी और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया तो आईपीसी की धारा 506 के तहत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। तो तमाम इशू इधर से कहा गया और साफ साफ शब्दों में ये कहने की कोशिश की कि सीबीआई की तरफ से जो दलील दी गई है उस दलील में दम नहीं है। और तेजस्वी यादव के वकील ने यह भी कहा कि ये धमकी बिल्कुल नहीं है, सीबीआई का आरोप गलत है। तो दोनों पक्षों की तरफ दलील पूरी हो गई है। फिलहाल दलील पूरी होने के बाद अब अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से क्या इसमें आगे बात रखी जाती है। अमितेश, क्या ऐसे में तेजस्वी यादव की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके वकील की ओर से जो दलीलें दी गई हैं वो सीबीआई की दलील पर थोड़ी बहुत तो भारी नजर आती है? देखिए, इसका फैसला तो अदालत की तरफ से होगा और खासतौर से राहुल रेवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें अब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रख दी है और उसके बाद देखना है कि आगे क्या इसमें अदालत की तरफ से कहा जाता है। राहुल रेवेन्यू कोर्ट में इसमें सुनवाई अभी चल रही है। दोनों वकीलों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और तेजस्वी यादव के वकील की तरफ से अंत में ये कहा गया है कि सीबीआई की अर्जी को जुर्माने के साथ खारिज की जाए, यानी केवल सीबीआई की जो अर्जी है वो खारिज ही न की जाए बल्कि जुर्माने के साथ खारिज की जाए। ये तेजस्वी यादव के वकील ने अपनी दलील पूरी करने के बाद ये कही है और अदालत से मांग की है। देखना है कि इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है। चलिए अमितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको दानापुर के फुलवारी शरीफ से बताते चले, जहां पर एनआईए की टीम की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई आज सुबह से ही जारी है। करीब 3 जगहों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। गजवाए हिंद से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ, जहां पर फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम की मौजूदगी और सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। एनआईए की टीम ने 3 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें बसारत करीम के पुत्र तामिल करीम के मोबाइल और लैपटॉप को भी यहां पर छापेमारी के तहत जब्त किया गया है। एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ के 3 पदाधिकारियों को लेकर फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर रही थी। खनकाहा मोहल्ले में 2 जगहों पर छापेमारी हुई है, जबकि मरगूब दानिश के यहां भी छापेमारी की गई।
जिसमें अपने साथ कई कागजात सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। वहीं बसारत के घर में भी लैपटॉप और मोबाइल जांच के लिए एनआईए की टीम ले गई है। जांच के बाद एनआईए की टीम पुत्र का भी कोई कनेक्शन है यह पता लगाएगी। फिलहाल उसके मोबाइल और लैपटॉप दे दिए गए हैं। लगभग 4 घंटों की छापेमारी में एनआईए को मोबाइल और लैपटॉप हाथ लगे और इन तमाम दस्तावेजों को खंगालने में एनआईए की टीम इस वक्त जुटी हुई है। पुलिस तो नहीं कुछ बोल रही, मतलब एनआईए की जो टीम आई, किसकी टीम आई थी? थोड़ा नीचे रखिएगा सर। 6 बजे आई है और उसके बाद जो है बोली है मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, उसी टाइम आई थी, रुकना पड़ा मजबूरन और आकर के कहा कि हम सर्चिंग करेंगे। ठीक है, सर्चिंग किया, अलमारी और बॉक्स जो था सब किए हुए नहीं मिला। उसके बाद जो कागज पत्तर फिर इमेज बनाए, लाहो मोमबत्ती बनती सुन रहा है यहाँ पर सब। उसके बाद पैक करके क्या क्या ले गए उसमें, क्या क्या होगा? मोबाइल और मेरा कंप्यूटर में सिस्टम चलाते हैं हम अपना ऑफिस का, कुछ फोटो शादी ब्याह का रखते हैं तो उसमें का हार्ड डिस्क निकाला गया। अच्छा, तो क्या था ये गजवाए हिंद करके एक ग्रुप था जिसके पहले मरगूब उर्फ दानिश की गिरफ्तारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इसको ले जा रहे हैं, चेक करेंगे और ऐसा कोई बात नहीं है तो नहीं है। अगर कुछ बात नहीं है तो ये सामान जो 2 ले जा रहे हैं हम, ये आपको सामान आपको कोर्ट से मिलेगा। तो कुछ बताए होंगे ना कि क्यों यहाँ पर क्यों पहुँचे थे? इसके आगे दानिश का नाम ले रहे थे, दानिश की तरफ से हम आए। अच्छा, तो दानिश की गिरफ्तारी हुई थी पहले जुलाई के महीने में। हाँ। तो उससे क्या कनेक्शन यहाँ पे? उससे कोई कनेक्शन तो था नहीं। उन लोग को जो मालूम है उन लोग से बाकी तफ्तीश कर लीजिए। कितनी देर पहले निकली है यहाँ से एनआईए? यहाँ से आधा घंटा पहले निकली है, 40 मिनट हो रहा होगा। अच्छा, ये बताइए तो कहाँ आप काम करते हैं? मतलब आपसे था या बच्चों का मोबाइल? बच्चों का मोबाइल है। बच्चों का। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। एक बच्चे मेरे कंप्यूटर करने के लिए बाहर है। अच्छा, समझ गए ना। एक बच्चे मेरे छोटे हैं, इंटर में हैं और एक बच्चे और हैं घर पर रहते हैं। तो किस पढ़ते हैं। किसका मामला था? किस बच्चे को लेकर के उनको ज्यादा? हाँ, कामिल करीम के मामले। कामिल करीम, उन्हीं का मोबाइल भी ले गए। तो क्या हुआ था उस मोबाइल से? क्या हुआ था? कहीं के लिए जाके हम सर्च करेंगे, देखेंगे। मैंने आपको बताएगा ना कि इस मोबाइल से कुछ कनेक्शन, क्या कनेक्शन आया? हाँ, तो उस टाइम तो बताया तो नहीं है, सबको सील करके ले गए। और अब तस्वीरें आपको भागलपुर के इंग्लिश गांव की दिखाते हैं, जहां पर एक बार फिर से गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए किस तरीके से गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। कई घर जो हैं वो गंगा में समा चुके हैं। लोग ऊंचे जगहों पर इस वक्त शरण लेने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश गाँव के लोग इस वक्त भयभीत हैं, परेशान हैं। गंगा ने एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। कई घर जो हैं वो गंगा में समा चुके हैं। लोग अपने घरों को खाली करने में जुटे हैं। इस वक्त पीड़ित परिवार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लगातार हो रहे कटाव के बाद कोई भी इनका हाल जानने के लिए अभी तक हालांकि नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण हैं वो बेहद परेशान हैं, बेहद भयभीत हैं कि कहीं एक बार फिर से उन्हें बाढ़ का सामना न करना पड़ जाए। बहुत दिक्कत से रह रहे हैं सर, हम लोग को तो बहुत परेशानी है। क्या बोले, सांप गुच्छा बिच्छा सब आता है सर, बहुत कठिन की यहाँ लड़ाई है। महिलाएं बच्चे किस तरह से रह रही हैं? महिलाएं बच्चों को ले रात में हम लोग हटा देते हैं, क्या करें, दिन भर अपना थोड़ा मोड़ा काम होती है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और जिसका असर गंगा के सटे गांव पर पड़ रहा है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरक्का के लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश फरक्का गांव में कटाव जो है वो तेज हो गया है, जिसको लेकर लोग अपने ही आशियाने को अपने ही हाथों उजाड़ने के लिए मजबूर हैं। लोग अपने आशियाने को तोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इंग्लिश फरक्का के गांव के लोग हैं वो अपने बचे खुचे घर को अपने ही हाथों से उजाड़ रहे हैं और ईंट को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार हो रहे कटाव से लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों में भय का माहौल है। किस तरह से आप लोग, कटाव तेज हो गया है, कैसे रह रहे हैं, कैसे रहना होता है? हम लोग बहुत दिक्कत के साथ रह रहे हैं सर, बहुत दिक्कत के साथ हैं। हम लोग को सरकारी कुछ दिया जाए ऊंचे स्थान पर, ताकि यहीं के लोगों को ज़मीन में हम लोग को बसाया जाए। यह तस्वीरें देखिए किस तरह से जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो अपने आशियाने को
अपने ही हाथों उजाड़ कर सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। और यह तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गंगा का जो कटाव है वो किस स्तर का कटाव है। गंगा की जो धार है वो धार देखिए कितनी तेज धार है, और यह धार की वजह से जो है घर जो है वो कटाव की चपेट में है। यह घर जो कि कल तक पूरी तरह से सीना ताने यह घर खड़ी थी, आज वो आधा से ज़्यादा गंगा में विलीन हो चुकी है। कहीं ना कहीं कटाव की यह भयावह स्थिति है। इंग्लिश फरक्का के लोग जो है वो डर के साए में जी रहे हैं। लोग भागलपुर जिला प्रशासन से, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और लोग जो है रत जगा कर जिंदगी जी रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और एक और तस्वीर आपको भागलपुर से दिखाते हैं, जहां पर गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने की वजह से जो गंगा के आसपास जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल परेशान है। खासकर स्कूली बच्चों को यहां पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 40 से 50 स्कूली बच्चे नाव के सहारे इसी नदी को पार करते हैं। आप समझिए कि किस तरीके से उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर देखिए एक नाव पर करीब 40 से 50 बच्चे बैठे हुए हैं। ये स्कूली बच्चे हैं जो कि रोजाना आना जाना करते हैं और इस दौरान हर वक्त उन्हें जान का खतरा बना रहता है। और ऐसे में ये एक बड़ी लापरवाही कहेंगे, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं है क्योंकि स्कूल जाने की मजबूरी है। और गंगा नदी जिस तरीके से इस वक्त विकराल रूप में है, ऐसे में नाव ही एकमात्र सहारा बच गया है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और इसका असर गंगा से सटे गांव पर पड़ रहा है। गंगा के सटे जो गांव हैं वहां पर कटाव तेज हो गया है और पूरा का पूरा इलाका जो है उसमें पानी भर गया है, बाढ़ की चपेट में है। एक तस्वीर जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, यह तस्वीर जो है सबौर प्रखंड के रजनंदीपुर की यह तस्वीर है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वो किस तरह से एक छोटी सी नाव के सहारे, खुली नाव के सहारे ये स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। लगभग 1 किलोमीटर यहाँ से ये इस तरह से खुली नाव में सफ़र करते हैं और रोजाना इनका यह दिनचर्या है और मजबूरी भी है। प्रधानाध्यापक हैं सर, कितने दिनों से इस तरह से बच्चे छोटी सी नाव के सहारे सफ़र कर रहे हैं? लगभग जो है 11 दिन से हम लोग जो है नाव से स्कूल जाते हैं और आते हैं। इसको लेकर सर आपने किसी वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी, मदद मांगी? वरीय पदाधिकारी से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास हम लोग गए हुए थे, लेकिन जो है अर्धवार्षिक मूल्यांकन होने के वजह से जो है अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैडम, इस तरह से खुले नाव में बच्चों को लेकर जाने में अगर कहीं कोई अनहोनी हो जाती है, कोई हादसा हो जाती है, इस तरह का डर नहीं लगता आपको? डर किसको नहीं लगता है, सबको डर लगता है। बच्चे को लेके मूल्यांकन के कारण बच्चे को लेके जा रहे हैं, आज भर लेके जाते हैं, फिर इसके बाद शाम में बड़े पदाधिकारी के पास जाएंगे और हम लोग एप्लीकेशन देंगे कि बच्चे का पठन पाठन बंद कर दिया जाए। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बच्चे को इस तरह से क्यों भेजती हैं खुले नाव में? इस तरह से अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर क्या होगा? बच्चा को भेजता है यहाँ पर शिक्षा देने के लिए, लेकिन दिक्कत है, दिक्कत तो सरकार न देगा या सुविधा सरकार न देगा, तो उसको तो ड्यूटी पुराना है, ड्यूटी उसको जब नहीं लेना चाहिए तो वो बंद करेगी तो बच्चा क्यों जाएगा वहाँ? तो आप लोगों की मजबूरी है भेजना? तब हम लोग को मजबूरी है, बच्चा को कोई चीज हो जाएगा तो एक बच्चा पर कितना नुकसान, उसका माँ बाप कितना रोएगा। हम लोग को देखिए स्थिति क्या है। बच्ची हैं। बाबू, कितने दिन से इस तरह से नाव पे पढ़ने के लिए जा रही हो? 10 दिन से। 10 दिन से? हाँ। तो दिक्कत नहीं है, डर नहीं लगता? इस तरह से पूरा पानी भरा है इलाके में और खुली नाव है तो डर नहीं लगता है? डर तो लगता है। तब फिर स्कूल तो जाना ही होगा ना, परीक्षा इसलिए जाते हैं। अच्छा, परीक्षा चल रहा है स्कूल में इसलिए जाना पड़ता है। हाँ। कितना दूर है यहाँ से स्कूल और कितने देर में, कितना टाइम लगता है पहुँचने में? यही बगल में है। तो नाव पे ही बैठ के जाती हो? हाँ। तो डर लगता है, भय लगता है? हाँ, डर लगता है। डर लगता है। तो कहीं ना कहीं यह तस्वीर अपने आप में यह भयावह तस्वीर है और आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि यह रजनंदीपुर का यह इलाका है जो कि बीते दिनों से बाढ़ की चपेट में है। गांव में पानी भर आया है और जो गांव के बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, वो इस तरह से खुली नाव में सफ़र करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इन बच्चों के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहरहाल भागलपुर जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और देखिए पटना में इस वक्त छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी बीच गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आपको बताते चले कि पटना में एक भी गंगा घाट यहां पर ऐसे नहीं है जहां पर छठ पूजा मनाने की स्वीकृति दी जाए, क्योंकि गंगा नदी अपने उफान पर है और ज्यादातर घाट ऐसे हैं जहां पर किनारे तक गंगा नदी का पानी पहुंच चुका है और ऐसे में छठ पूजा यहां पर नहीं की जा सकती है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। पटना में छठ पूजा की तैयारी चल रही है, लेकिन अचानक गंगा नदी में बढ़े जलस्तर के कारण इस बार गंगा नदी के किनारे घाटों पर छठ पूजा करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इस वक्त हम दीघा घाट पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा पटना में घाट ये है, इस पर एक साथ कई घाट है, पाटी पुल घाट है। यहाँ पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। खासतौर पर देखिए गंगा नदी का जो पानी है एकदम घाट के ठीक किनारे तक पहुंचा हुआ है, जबकि तकरीबन यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर गंगा नदी का पानी रहा करता था, लेकिन इस बार देखिए एकदम घाट के ठीक किनारे है। और ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार गंगा नदी में फिलहाल जलस्तर में इजाफा हो रहा है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार गंगा नदी के किनारे छठ पूजा बेहद ही मुश्किल है। हालांकि जिला प्रशासन और सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम और तमाम लोग यहाँ पर साफ सफाई के साथ साथ जो अन्य काम होते हैं, बैरिकेडिंग करना, पहुंच पथ बनाना घाटों पर, वो काम तेजी से जारी है। लेकिन ठीक घाट के किनारे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जबकि बाकी घाट पर तो इस वक्त जाना भी मुश्किल है। सबसे जो बड़ा घाट है यहाँ दीघा घाट, उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पर छठ व्रती यहाँ पहुँचते थे और यहाँ की ये स्थिति है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस बार गंगा नदी के किनारे यदि आप छठ पूजा करने आते हैं तो खतरे कई तरीके के हो सकते हैं। और खासतौर पर देखिए इस वक्त यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो साफ सफाई भी कर रहे हैं और तमाम तैयारियों में जुटे। क्या स्थिति है अभी? अभी तो स्थिति कुछ कहा नहीं जा सकता। 8 दिन अभी टाइम है और पानी नीचे जाएगी। ये कीचड़ नहीं रहेगा तो कुछ काम हो सकता है। पहले से व्यवस्था तो होती है। आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? हम लोग पहले ऐसे कभी जिंदगी में पानी ऐसे नहीं किया। कार्तिक महीना में पानी भरपूर लबड़ी आ गया। तो बिल्कुल देखिए वाकई कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बरसात के महीने में ये स्थिति देखने को मिलती थी वो भी बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन इस महीने में जलस्तर इस तरीके से बढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। और खास तौर पर यदि हम तैयारियों की बात करें छठ पूजा की तो वो तो फिलहाल जारी है, लेकिन अब उम्मीदें टिकी हैं गंगा नदी पर कि गंगा नदी का जलस्तर कब नीचे जाता है। और सबसे बड़ी बात है जलस्तर नीचे जाने के बाद जो कीचड़ की समस्या होगी उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने 105 घाटों को चिन्हित किया था, लेकिन फिलहाल किन किन घाटों पर छठ व्रती छठ कर सकते हैं यह बताना बेहद ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए मुंगेर में डेंगू का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि 52 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 50 मरीज जो हैं वो डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या 134 तक पहुंच गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंगेर में डेंगू का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। भागलपुर में एलाइजा जांच के लिए 52 डेंगू संभावित मरीजों में 50 की जांच रिपोर्ट जो है वो भेजी गई थी, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 134 हो चुकी है, जबकि वर्तमान में केवल सदर अस्पताल और जीएनएम स्कूल में बने डेंगू स्पेशल वार्ड में 32 डेंगू संभावित मरीज हैं, जबकि पूरे शहर में यह आंकड़ा लगभग 150 के पार पहुंच चुका है। जीएनएम स्कूल में बनाए गए नवनिर्मित तत्कालिक डेंगू वार्ड में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, तेजस्वी यादव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार रहेगी। कोर्ट ने जमानत नहीं रद्द की है, जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं, कोर्ट की ओर से ये बात कही गई है। सोच समझकर बोलने की तेजस्वी यादव को यहां पर नसीहत भी दी गई है। तो सीबीआई के अधिकारियों ने ये अपील की थी कि तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द किया जाए, लेकिन अब ये फैसला आ चुका है कि तेजस्वी यादव की जमानत जो है वो बरकरार रहेगी। कोर्ट ने जमानत को नहीं रद्द किया है, जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट की ओर से ये दलील दी गई है, सोच समझकर बोलने की नसीहत तेजस्वी यादव को दी गई है।
और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील, तेजस्वी यादव को एक बड़ी राहत, जमानत बरकरार। जी बिल्कुल, न केवल तेजस्वी यादव को एक बड़ी कोर्ट के द्वारा उनको एक बड़ी नसीहत भी दी गई है कि आप एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं तो जो भी कुछ बोलें वो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि जनता आपको सुनती है। लिहाजा आपके शब्द जो हो वो बंधे हुए हो, ऐसा ना लगे कि आपके शब्द किसी पर कटाक्ष हैं। ये एक बड़ी नसीहत कोर्ट के द्वारा तेजस्वी यादव को दी गई है। लेकिन एक बड़ी राहत तेजस्वी यादव को ये भी है कि फिलहाल जो सीबीआई की अर्जी थी, जिसमें सीबीआई उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीबीआई के लोगों पर टारगेट करते हुए धमकी दी है, फिलहाल उस अर्जी को फिलहाल कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। यानी कि तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने का कोई आधार नहीं लगता, ऐसा कोर्ट ने कहा है। हालांकि कोर्ट ने एक बड़ी नसीहत तेजस्वी यादव को जरूर दी है और ये आगाह किया है कि भविष्य में इस प्रकार की बातें आप ना करें। तेजस्वी यादव ने कोर्ट में ये कहा कि वो भविष्य में इस प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ी राहत तेजस्वी यादव को राव जबेली को मिली है। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, कोर्ट के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोर्ट की ओर से जमानत बरकरार रखी गई है, जमानत नहीं रद्द की गई है। कोर्ट की ओर से जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है, कोर्ट की ओर से ये साफ तौर पर कहना है। हालांकि कोर्ट ने तेजस्वी यादव को ये नसीहत जरूर दी है कि सोच समझ कर बोले, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों की ओर से ये बार बार ये बात कही जा रही थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से, उस बात को समझकर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और कोर्ट ने उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। लेकिन एक बड़ी राहत तेजस्वी यादव को, जिसमें तेजस्वी यादव की जमानत अब बरकरार है। कोर्ट ने जमानत को नहीं रद्द करने का फैसला लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by